नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। मेष लग्न के लिए बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी स्थिति जो है ये
जैसी स्थिति में बने हुए थे अगस्त में वैसी ही स्थिति में बने हुए हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी डिग्री में चेंज हुआ है। बाकी ग्रहों की बात करते हैं। मेष जो है ये राशि श्रृंखला में सबसे पहली राशि है। इसका अर्थ है कि मेष लग्न के स्वामी जो मंगल है ये अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं अपने से दूसरे भाव में, और मेष राशि के साथ साथ ये वृश्चिक राशि के भी स्वामी होते हैं जो 8वें भाव का स्वामी है। 8वें भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो इसका अर्थ है कि लग्नेश मतलब जातक खुद अपनी पूरी जो एनर्जी है, अपनी पूरी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं, ये सारी की सारी दूसरे भाव में मतलब कुटुंब स्थान में, धन में और कुटुंब वृद्धि या फिर अपने खान पान को सुधारने में या फिर इन सब चीजों में लगाने वाला है। इनका खास करके असर वाणी पे भी होने वाला है, क्योंकि जब मंगल दूसरे भाव में आते हैं तो क्या होता है कि आपकी वाणी का जो तेज है या वाणी आपकी कटु हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो बिटरनेस को दिखाते हैं। आप इस महीने कुछ ना कुछ बिटर चीजों का सेवन करेंगे। बिटर चीजें मतलब अल्कोहल भी हो सकती है या फिर मेथी दाना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह की टेस्ट के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, मंगल का दूसरे भाव में आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को धन से जोड़कर कुछ ना कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं। और ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ धन को सहेज कर रखने की नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मैटर को लेकर है, भूमि से संबंधित है। और भूमि के संबंधित मैटर में कुछ ना कुछ झगड़ा या फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन या फिर कुछ ना कुछ नोकझोंक या कोई किस्सा, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट भी चल रहा हो सकता है। अब लगन भाव में आप देख रहे हैं कि राहु विद्यमान है, और राहु पहले भाव में जब होते हैं तो व्यक्ति को काफी फोकस रखते हैं अपनी एक बात मनवाने के लिए, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि वो आपको फोकस रख रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को किसी भी व्यसन के मतलब किसी भी आदत के, एडिक्शन के अधीन नहीं होना है। दूसरी भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में देखिए, मंगल की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, पर अब हम शुक्र की बात करने वाले हैं। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है और अभी फिलहाल बैठे हुए हैं 1 सितंबर को। कहाँ बैठे हुए हैं? ये सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो जातक के कोण स्थान में शुक्र का होना, ये खुद कुटुंब स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि आप संतति के ऊपर काफी ध्यान देना चाह रहे हैं। आप अपने रोमांस के अफेयर या आप अपने प्रेम संबंधों पर, आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज पर, आप अपने नए जॉब को ज्वाइन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग और इच्छा अपनी पूरी तरह से बांध कर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पंचम भाव का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है, तो वो सूर्य को काफी तेज देता है, काफी प्रभाव देता है, इन्फ्लुएंस करता है कि वो पूरी तरह से कार्यरत हो। दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ ये मारक भाव का स्वामी हुआ है यहाँ पर, इसलिए कहीं ना कहीं कोई भी शुक्र से संबंधित चीजें अति करेंगे अगर आप, तो फिर वो लग्जरी हो या फिर फिजिकल प्लेजर हो या फिर मीठा खाना हो, कोई भी चीज आप अति करते हैं तो उसका प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी काफी बढ़ने वाली है इस महीने। काफी आप इच्छुक रहेंगे कि कोई भी चीज क्रिएटिवली करें, कोई भी चीजों में फाइन डिटेल आप में आए, तो वो अच्छा है क्योंकि उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध देख रहे हैं आप कि भी फिलहाल कन्या राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं और 10 सितंबर को ये वक्री होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि बुध जो आपका पराक्रम है ये उच्च होकर बैठा हुआ है, मतलब आप सही तरीके से फोकस हैं, आप सही तरीके से काम करने की इच्छा रखते हैं और आपसे काम हो भी रहा है। और वो उसको जोड़ मिली हुई है बुद्धि की। अब बुद्धि की जोड़ मिली है, परंतु वो गया है 6वें भाव में, और 6वां भाव आपका डिस्प्यूट का है, नौकरी का है, आपके रोग ऋण शत्रुओं का है। तो जब पराक्रम जो है
जब पराक्रम का स्वामी छठवें भाव में आता है तो आप छठवें भाव की चीजों को अटेंड कर रहे हैं, उनको टिक मार्क कर रहे हैं। तो किस किस को टिक मार्क कर रहे हैं? तो अगर मेष का जातक जो है वो अगर नौकरी बदलने की इच्छा रखता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो नौकरी बदलने के लिए सक्षम रहेगा। आप स्थान परिवर्तन के लिए भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, आप अपने लोन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इन सभी चीजों में आपको यश मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो भी प्लानिंग करी है, आपने जो भी जिस भी तरीके से अप्रोच किया है, उसको गुरु का एक आशीर्वाद है, क्योंकि वो 12वें भाव से बैठे हुए देख रहे हैं, और वहां पे अपने पराक्रम को भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप देखेंगे तीसरे भाव पे गुरु की या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसका अर्थ है कि आपके पराक्रम, आपका जो एफर्ट्स है, ये आपका खुद का है, किसी के इन्फ्लुएंस के कारण आप नहीं कर रहे हैं। तो ये महीना जो पूरा रहेगा, इसमें ये चीज काफी रहेगी कि आप अपने बुद्धि से आप अपने आप को खुद इन्फ्लुएंस करके कर रहे हैं, किसी और के कहने पे नहीं कर रहे हैं। चौथे भाव का स्वामी चंद्र है, और चंद्र जो है आप देखेंगे कि चंद्र पूरी राशि चक्र को कंप्लीट करने के लिए 28 दिन लेते हैं, लगभग सवा दो दिन एक राशि में रहते हैं। तो आधा समय जो है वो पूर्णिमा का होता है, आधा समय अमावस्या का होता है। इसका अर्थ है कि चंद्र मनसो जातका, इसलिए आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपका जो सुख है, वो क्या रहेगा? वो हमेशा ही इस प्रकार से रहने वाला है कि कभी धूप कभी छांव है। तो सप्तमी षष्ठी जो होती है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी जो होती है दोनों पक्षों की, उस टाइम पे आपके डिसीजन मेकिंग और ज्यादा प्रबल और ज्यादा करेक्ट होते हैं उस टाइम पे। तो कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे आपका डिसीजन मेकिंग हो। ये सारी चीजें बदल सकती हैं कि आपका जन्म कौन सी तिथि पे हुआ है, आपकी अभी अभी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, और आपके पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है। ये हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे चौथे भाव में शनि की डायरेक्ट एस्पेक्ट होने के कारण कोई भी सुख मिलने के लिए इंटरप्शन है, प्रयत्न ज्यादा करने पड़ रहे हैं, तो ये चीज रहेगी। और चंद्र की राशि पे शनि का परिणाम है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन का भी आप सामना कर ही रहे हैं। पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र की, पंचम भाव की हमने बात करी, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि पंचम भाव के सूर्य की हमने बात नहीं करी है। तो पंचमेश पंचम भाव में है, इसका अर्थ है कि आपकी जो बुद्धि है अभी वो सुपिक है, मतलब आपकी बुद्धि जो है वो अभी पूरी तरह से शाइन हो सकती है अगर आप सही तरीके से निर्णय लेते हैं, सही जगह पे सही समय पे पहुंचते हैं। तो इसका अर्थ है कि सूर्य का पंचम भाव में होना ये आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल को पूरी तरह से प्रकाशमय करने के लिए सज्ज है। छठवें भाव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब हम तीसरे भाव की बात कर रहे हैं तो छठवें भाव की भी बात हुई कि कैसे गुरु का इनके ऊपर आशीर्वाद है, सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके लोन्स हो, या फिर आपके शत्रु हो, या फिर आपके खुद के रोग हो, या फिर आपके खुद के एफर्ट्स हों, ये सभी चीजें जो हैं, ये आपका पेंडिंग कर्मा जो है, जो अपने ऊपर आपको लगाना है, काम करना है, इसको आप कार्यरत करते रहेंगे और इसका आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जॉब चेंज करने के लिए ये अच्छा समय है, बशर्ते आपकी पत्रिका में ये ग्रहमान स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सप्तम भाव में देखिए अब केतु विराजमान है, तो उस केतु होने के कारण वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। वैवाहिक सुख में या वैवाहिक जीवन में एक अलूफनेस है, एक आइसोलेशन है, क्योंकि केतु जो है वो आइसोलेशन दर्शाता है, प्राइवेट बताता है, आपको रिजर्व करता है। तो या तो आपका वो जीवन बहुत ज्यादा आइसोलेट है, या फिर आपकी स्पाउस जो है, आपके स्पाउस जो है उस चीज को अपना बहुत हद तक आइसोलेट बना के रख रहे हैं। तो सप्तम भाव का जो केतु है वो कहीं ना कहीं ये भी चीजें देता है कि भाई आप जो भी लोगों से, जिन भी लोगों से आप मिल रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, या व्यवसाय पार्टनरशिप, इन सब में है। और केतु होने के कारण सामने वाले की जो इच्छा है या सामने वाले का माइंडसेट आप जज नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति बन के रहने वाली है जब तक केतु यहाँ पे विराजमान है, तो ये लगभग 1 साल के लिए ऐसा रहने वाला है। देखिए ये सारी चीजें बदलती हैं, ये सारे कैलकुलेशन बदलते हैं कि आपकी पत्रिका में योग कैसे हैं। ये गोचर के केतु का असर है, तो गोचर के केतु का असर आपको इस प्रकार से जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको काम करना है अपने रिलेशनशिप्स पे, आप अपनी बातों पे काम करिए, आप अपने वाणी पे काम करिए, आप अपने विचारों पे काम करिए। आठवें भाव की भी हम बात कर चुके थे जब हम मंगल की, मतलब लग्नेश की बात कर रहे थे।
तो लग्नेश खुद अभी दूसरे भाव में है, तो ये अच्छी बात है। आप फोकस हैं पैसा कमाने के लिए, आप फोकस हैं अपनी वाणी के ऊपर काम करने के लिए, करना ही चाहिए। गुस्से से काम नहीं बनने वाला है, गुस्से से काम बिगड़ने वाला है, तो गुस्सा कंट्रोल करिए। अपनी वाणी को बिटर मत रखिए, स्ट्रेट, कभी कभी स्ट्रेट हेड अच्छी नहीं होती है। प्रॉपर जजमेंट लीजिए कि कहाँ पे स्ट्रेट हिट करनी है, स्ट्रेट बातें करनी है। भाग्य भाव का स्वामी वक्री होकर व्यय भाव में, मतलब खड्डे के भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आपको बाहर के अपॉर्चुनिटीज देती है, या फिर बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम काम करने के लिए प्रेरित करती है, या फिर आपका एक संबंध बना हुआ है बाहर के काम, बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। गुरु वक्री है, मतलब भाग्य वक्री है। तो ये समय आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अच्छा है। आप एक बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होंगे, या फिर उसके लिए लोन, ये सब चीजों की भी एक आपकी प्रोसेस चल रही होगी। अगर ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ अनुमान या ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दशम भाव में शनि का होना, शनि कभी भी दशम भाव में या अपने, ये कारक भाव है वैसे शनि का, पर दशम भाव में शनि कभी भी बहुत अच्छा काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो दशमेश अपने दशम भाव में आया है, परंतु शनि का जो कारकत्व है वो काफी मंद है, मंद गति से चलना है, और वो ग्रह वक्री होकर भी पड़ा हुआ है। तो जो चीजें मैंने आपको 1 से 6 भाव तक बताई हैं, उन सब चीजों में, उन सब बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव है, थोड़ा सा एक मंदी है, थोड़ी सी स्लोनेस है, ग्रेजुअल होने के लिए टाइम लगेगा। और वक्री होने के कारण क्या होगा, पूरी तरह से ये महीना जो है आपसे अपेक्षा रखता है कि आप बुध, गुरु और शनि, इनसे संबंधित जो भी लोग आपके जीवन में हैं, इनसे, ये ग्रह आपके पत्रिका में जहां पे भी बैठे हुए हैं, उनको आपको देना लगता है। उससे संबंधित काम, कार्य या फिर चीजें करना, ये सब चीजें आपका देना लगता है, आपका हिसाब आपको चुकता करना है। क्योंकि ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, उसको चेष्टा बल तो मिलता है, परंतु उस चेष्टा बल का उपयोग आप अपने पेंडिंग कर्म को पूरा करने के लिए करिए। 11वें भाव की बात करें तो अगेन शनि है, शनि खुद अपने भाव से व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ में अभी कहीं ना कहीं देरी है, इंटरप्शन है। हाँ, ये स्थिति जो है कि दशम भाव में शनि, व्यय भाव में गुरु, ये सिचुएशन, और लगन भाव में राहु, ये सिचुएशन आपको फॉरेन चांस अच्छा देती है, फॉरेन जाने के लिए काफी प्रेरित करती है, या फॉरेन में जाकर काम करने के लिए आपको अच्छा मौका देती है। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही बैठा हुआ है। व्यय व्यय स्थान जो है वो खर्चे का है, खड्डे का है। तो जब भी कोई भी ग्रह आता है व्यय भाव में, तो सबसे पहले खड्डा निर्माण करता है, उस खड्डे को पहले देगा। तो व्यय भाव का स्वामी ही वहां है, इसका अर्थ है कि हॉस्पिटलाइजेशन या फिर खर्चे होना, मतलब टेस्टिंग होना, या अब जैसे मैंने कहा कि अब ये पंचम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं, पंचम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि संतति को लेकर भी आप कहीं ना कहीं कुछ अलग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, जिसके कारण आपका खर्चा हो रहा है, पर वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो महीना है काफी हैपनिंग है, परंतु रिजल्ट आने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उस चीज को आपको बेयर करना है। आपके लिए एक ही चीज यहाँ पे ध्यान पूर्वक चलने की है कि आप अपने वाणी पे जरूर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि लग्नेश का दूसरे भाव में होना ये आपकी वाणी को थोड़ा सा अनकंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, गणपति का फेस्टिवल है, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ।